हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूपी टेट के सिलेबस के बारे में देखा था और उसमें पेपर 1 पेपर 2 सभी के बारे में देखा, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स क्या कट ऑफ सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक, इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो सबसे पहले आज हम लोग पेपर 1 के ईवीएस एक आपका सब्जेक्ट है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ और बातों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनसे आपके आने वाले यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ईवीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ईवीएस जैसा कि आपको पता है इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें सबसे पहला एक सिस्टम आपको पढ़ना है जिसको हम लोग इको सिस्टम, जो कि इकोलॉजी का ही एक ब्रांच होता है। तो सबसे पहले इकोलॉजी और इको सिस्टम का थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस या फिर उनसे रिलेटेड तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं। तो इकोलॉजी हम कह सकते हैं ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है या फिर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम लोग कोई भी सजीव का उसके निर्जीव वातावरण के साथ किस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, उसी का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, और उसी इकोलॉजी का ही एक ब्रांच हमारा होता है इकोसिस्टम, जिसमें हम उस सजीव का निर्जीव वातावरण के साथ और निर्जीव का उस सजीव वातावरण के साथ किस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस या फिर अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी जो कि एक प्रकार से हमारा पर्यावरण का ही एक भाग है। तो इकोलॉजी शब्द और इकोलॉजी के पिता के रूप में सबसे पहले हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा इकोलॉजी के फादर हैं डॉक्टर ओडम। डॉक्टर ओडम को हम लोग इकोलॉजी का फादर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इकोसिस्टम का टर्म सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने या किस इन्वायरमेंटलिस्ट ने दिया था। तो याद रखिएगा इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया था और इनका नाम बहुत ही फेमस है, इनके बहुत सारे एग्जाम्स में इनका नाम पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा एजी टेंसले ने सबसे पहले क्या है कि इकोसिस्टम टर्म का उपयोग किया था। ठीक है, अगर हम आगे चले तो देखेंगे इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था इकोलॉजी। उसी इकोलॉजी में इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म का यूज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो याद रखिएगा इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा हमारा होता है ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक, ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। तो याद रखिएगा जो ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें सजीव होती हैं उनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में रखते हैं और जो भी चीज़ें निर्जीव होती हैं उनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट में रखते हैं। तो जो कि हमारा बायोटिक कंपोनेंट में जैसे समस्त जीव जो एक निर्जीव पदार्थों से क्रिया करते हैं वो बायोटिक, और जो निर्जीव पदार्थ हैं उनको हम लोग एबायोटिक चीज़ें बोलते हैं। तो जो हमारा कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं, तो याद रखिएगा जो आपका बायोटिक और एबायोटिक घटक होता है यही हमारा क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। ठीक, और अब अगर हम इसी ऑप्शन में देखेंगे तो जैसे कि आपको पता होगा बायोटिक घटक को भी हम लोग विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे उसमें आपका सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा जिसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं, और उस उत्पादक पर निर्भर रहने वाले दूसरे जीव आएंगे जिसको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। तो उपभोक्ता को भी हम लोग अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं। तो याद रखिएगा बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंस है ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। और जो बायोटिक तंत्र के घटक कौन से हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, जिसको उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक बोलते हैं, ये बायोटिक के घटक हो जाएंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में एबायोटिक का पूछ लेता तो हम क्या बताते हैं, जितने भी निर्जीव चीज़ें होती हैं जैसे में हमारा हवा है, पानी है, मिट्टी है, इनके साथ साथ और अलग अलग से फैक्टर हो गए जैसे तापमान वगैरह हो गया, ये सब किस में हमारे आएंगे, तो ये सब हमारे आ जाएंगे एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पर फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं कि जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है, दूसरा हमारा उपभोक्ता है, तीसरा हमारा अपघटक है। तो अगर हम लोग आगे देखें उपभोक्ता को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें हमारे हर्बीवोर्स आते हैं, गाय, बकरी, खरगोश, ये सब आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में हमारे मांसाहारी आते हैं जिसको सांप, भेड़िया आदि हो गया। और तृतीयक उपभोक्ता में ऐसे जीव आते हैं जो कि सबसे उच्च श्रेणी में भी आते हैं और ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। अजैविक घटक अगर देखेंगे फ्लो चार्ट यहाँ पर, तो अजैविक घटक को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है भौतिक कारक के रूप में जिसको हम फिजिकल फैक्टर बोल सकते हैं, एक है अकार्बनिक कारक में जिसको इनऑर्गेनिक फैक्टर बोलते हैं, दूसरा कार्बनिक कारक जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फैक्टर के रूप में जानते हैं। तो भौतिक या फिर फिजिकल फैक्टर में क्या होगा, तापमान हो गया, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक, वायुमंडल, ये सब क्या हमारे भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर में हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक फैक्टर में जैसे जल हो गया, गैस हो गए, मिट्टी हो गए, मिनरल्स यानी खनिज हो गए, ठीक, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके अकार्बनिक कारक में
आएंगे। ठीक, कार्बनिक कारक में कौन से आएंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब क्या है आपके कार्बनिक कारक में आते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कार्बनिक कारक हो गए। ठीक, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है आपसे फूड चेन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा फूड चेन जिसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, और एक होता है हमारा खाद्य जाल यानी कि फूड वेव। ठीक, तो फूड चेन होता क्या है? हर एक पोषक स्तरों का एक दूसरे से जो एक क्रमिक संबंध होता है, उन्हीं को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। जैसा कि आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि एक घास है, घास को सबसे पहले कोई टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कोई मेढक खाएगा, मेढक को कोई सर्प खाएगा, सर्प को कोई मान लेते हैं चील या गिद्ध खाएगा। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण होता है, उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक फूड चेन में या फिर एक जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यानी घास भूमि का जो एक फूड चेन होता है, उसमें हमारा टॉप कंज्यूमर्स कौन आएगा? टॉप कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कार्निवोर्स होते हैं यानी कि जो शेर हो गए, बाघ हो गए, ये सब हमारे टॉप कार्निवोर्स में आएंगे। बैक्टीरिया हमारा डीकम्पोजर में आएगा, यानी कि ये जो चीज़ें खराब हो गई हैं, डेथ हो गई हैं, उनको डीकम्पोज करने के काम में आते हैं। हर्बीवोर्स क्या है? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया आइदर कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, ये नहीं, तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्निवोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से एक फ्लो चार्ट आपको बनाया है। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन में इलाहाबाद हाईकोर्ट 2017 के अनुसार यूपी टेट में इसमें जीवाणु को उत्तर माना था, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि जीवाणु को डीकम्पोजर में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट बना भी है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को गिद्ध खाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अच्छा, अगर खाद्य जाल आपसे पूछ ले कि खाद्य जाल क्या होता है, तो याद रखिएगा हर यानी कि एक खाद्य श्रृंखला का दूसरे खाद्य श्रृंखला के बीच जो संबंध बनता है, उसी से एक नेटवर्क लाइक, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग फूड वेव या खाद्य जाल के रूप में जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ गया है कि जो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है यानी कि WWF, तो ठीक है, तो WWF का फुल फॉर्म पूछा है जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में जानते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आगे चले इनसे संबंधित कुछ और तथ्य के बारे में बताएं तो याद रखिएगा सबसे पहले कि इसका एक सिंबल होता है, वो एग्जाम में कई बार पूछा कि इसका सिंबल क्या है, तो याद रखिएगा ज्वाइंट पांडा इसका सिंबल है। कब इसका गठन हुआ था? 29 अप्रैल 1961 को इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। हो सकता है इनसे आपका जो चिन्ह वाला है, प्रतीक वाला है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसिड रेन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो एसिड रेन होता क्या है? तो याद रखिएगा कि एसिड रेन का मतलब ही होता है कि जब पहली बार बारिश होती है तो बारिश में ही बारिश का पानी कुछ रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके कुछ अम्ल का निर्माण करता है, और वही अम्ल बारिश के साथ जब नीचे गिरता है तो उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एसिड रेन के संबंधित कौन सा तत्व हमारा आएगा, तो एसिटिक एसिड जिसको हम लोग कॉमनली सिरका भी बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चौथा बोरिक एसिड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एसिड रेन से संबंधित हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, जो कि वर्षा की बूंदों से रिएक्ट करके आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसका फार्मूला भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2 होता है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल के रूप में भी बनता है, जो कि एसिड रेन का मुख्य कारण होता है। इसी से एक बात और भी याद रखिएगा, जैसे कि आपको पता है हमारा वैश्विक धरोहर एक है आगरा का ताजमहल, वो जो होता है समय के साथ जैसे जैसे एसिड रेन के प्रभाव में आ रहा है तो धीरे धीरे वो पीला होता जा रहा है। तो इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी गैस करती है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है, जो वहाँ के तेल रिफाइनरी यानी ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से निकलता है और हमारे ताजमहल को धीरे धीरे पीला करता चला जा रहा है, जो कि हमारे वैश्विक धरोहर को बुरी तरीके से क्षति कर रहा है। तो इसके लिए जो हमारे वातावरण से संबंधित, हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित कह सकते हैं विचारधारक के लोग हैं, उसके प्रति थोड़े से सचेत हो रहे हैं, ताकि कम से कम हमारे वैश्विक धरोहर को बचाया जा सके। तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ताजमहल ऑफ आगरा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बायो मैग्निफिकेशन से। ठीक, तो याद रखिएगा बायो मैग्निफिकेशन, अच्छा जैसा कि इसमें नाम दिया है, अगर इसके नाम से अगर हम जाएंगे तो हम गलत कर सकते हैं। इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट होता है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है, अगर वर्ड को ब्रेक करें, कोई एक ऐसा जीवित चीज़ है जो समय के साथ धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसी को बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का हर एक ट्रॉफिक लेवल पर उसका अगर अमाउंट बढ़ता चला जाता है तो उसी के अमाउंट के बढ़ने की जो कह
सकते रेट है, जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट का कोई भी ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर हम अपने जो कि खेत वगैरह है, फील्ड है, उसमें अगर डीडीटी का छिड़काव करेंगे तो वही डीडीटी जो हमारे घास के मैदान हो गए या फिर जो खेत हो गए उसमें उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक, फिर जैसे ही बारिश हुआ तो डीडीटी क्या होगा, आपका बारिश के पानी के साथ चला जाएगा नदियों में, तो नदियों में जो जीव होंगे उनके अंदर वो डीडीटी प्रवेश करेगा, तो जो घास के मैदान या फिर जो खेतों के जो डीडीटी थे वो जलीय जीवों में ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा। फिर उन जलीय जीवों को, छोटे जलीय जीवों को खाने वाला कोई बड़ा जीव होगा तो उनमें डीडीटी का जो एक्यूमुलेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता जाएगा वैसे वैसे उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का जमाव भी बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन पूछा है कि बायोमैग्निफिकेशन है क्या, तो पहला ऑप्शन लिखा है कि टू इंक्रीज द साइज ऑफ पिक्चर यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा हमारा है इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यू ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ साथ हमारे टिश्यू में उस टॉक्सिक पदार्थ के जमाव को ही हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो लिखा भी है कि बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ठीक, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो कि यह एक बहुत ही अलग अलग तरीकों से जीवों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन खत्म होता है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा और इससे आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स में अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। धन्यवाद।